अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 आईटीबी और लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वहीं से फ़िलहाल हम कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त जो आपकी स्क्रीन के सामने से गुजर रहा है ये हम पढ़ चुके हैं डिफ़िकल्टीज़ ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये हमने पढ़ा था। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हमने पढ़ा था। ये पूरा पढ़ लिया था, ये कंफर्म कर दिएगा चैट में। ठीक है, चलो। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड? तो आज हम फ्री ट्रेड को पढ़ना शुरू करेंगे। फ्री पोर्ट या फ्री ट्रेड? अच्छा जी, तो बस एक नया सवाल अभी हम शुरू करें और इसको हम ख़त्म करेंगे आज ही ना। तो आज का जो हमारा सवाल है वो है व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड? गिव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड इन अगेंस्ट फ्री ट्रेड। इट इज फेवर, FAVOR, गिव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड इन अगेंस्ट ट्रेड, फ्री ट्रेड। देखिए, अगर कुछ आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ पढ़ा रहा हूँ जो नोट्स में शायद नहीं है, तो इसका तरीका ये है कि आप हाथ के हाथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहा करें जैसी आपको मटेरियल नज़र आए, ताकि अगर आपको नोट्स में कहीं आगे पीछे ना भी मिले तो आप स्क्रीनशॉट्स के ज़रिए वो तमाम चीज़ें आप अपने पास लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। देखें जी, फ्री ट्रेड किसे कहते हैं? फ्री ट्रेड मतलब होता है टैक्स फ्री ट्रेड। दरअसल ना इसका पूरा नाम ये है, टैक्स फ्री ट्रेड। टैक्स इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जो मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है जी, अच्छा। तो कहीं पर टैक्स ना लगाना फ़ायदा होता है और कहीं पर टैक्स लगाना फ़ायदा होता है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर जहाँ कारोबार नहीं है, अब जहाँ कारोबार पहले से ही नहीं है और अगर आपने वहाँ पे टैक्स भी लगा दिया तो वहाँ तो मैयत हो जाएगी, वहाँ तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब वो जगह ऐसी है कि जहाँ पर हमें टैक्स नहीं लगाना। लेकिन कंडीशन नंबर 2 क्या है कि कौन सी ऐसी जगह है, फिर हमें देखना होगा कि जहाँ पर हम अगर टैक्स लगाते हैं तो वहाँ पर टैक्स लगाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर कारोबार इतना बढ़ चुका है कि अब उसको रोकने की ज़रूरत है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर अगर आपको भूख लग रही है, ठीक है जी, मिसाल के तौर पर अगर आपको भूख लग रही है तो आपने 2 रोटी खा ली, तो अब हाथ को रोकने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है कि भाई इससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए इंसान को, इंसान का पेट खराब हो सकता है। लेकिन अगर किसी को भूख लग रही है और उसने एक निवाला भी नहीं खाया, तो उसके लिए क्या बेहतर है? उसके लिए बेहतर है कि भाई वो खाए। तो ये बात क्या हो गई? वैरी हो गई, पर्सन टू पर्सन। ये बात क्या हो रही? वैरी हो रही। अच्छा, इसी तरह कंट्री टू कंट्री जो है ना, कंट्री टू कंट्री जो है ना, ये बात क्या करती है? वैरी करती है। अब कहीं पर जो है ऐसा होता है कि आपने, जैसे अमेरिका है, अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पर कारोबार बहुत ज़्यादा है। अब वो चाहते हैं कि अब हमारा अपना ही, ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ बेटा इकरा, हमारा अपना जो है ना बिजनेस, उनका इतना ज़्यादा है। अच्छा, अपने बिजनेस को नहीं रोकना होता, दूसरे के बिजनेस को रोकना होता है। जरा इसको भी थोड़ा क्लियर करें। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ यूएस की। भाई लेट सपोज ये पाकिस्तान, दिस इज़ अ मोबाइल, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड सेल फोन। अब अगर ये मोबाइल हम लेके जाते हैं और ये मोबाइल हम जाते हैं मार्केट में ले जाकर बेचने के लिए, तो हम जब इस मोबाइल को लेकर जाते हैं सेल करने के लिए, और ये मोबाइल कहाँ का है जी? ये मोबाइल है, अल्लाह भला करे, हमारे पाकिस्तान का। तो अमेरिका इसको घुसने नहीं दे रहा। क्यों नहीं घुसने दे रहा? क्योंकि वहां पर इस क्वालिटी का जो मोबाइल है वो बेच रहे हैं मिसाल के तौर पर $10,000 में, लेकिन मैं जो ये मोबाइल दे रहा हूँ ये $5,000 में दे रहा हूँ। अब वहां पर लोकली जो इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चर करके दे रही है इसको कितने का? $10,000 का, और मैं वही मोबाइल वही क्वालिटी $5,000 में दे रहा हूँ। तो अगर अब वो मुझसे खरीदते हैं
आवाम अगर वहां की मुझसे खरीदती है तो उनको $5,000 का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। लेकिन जो वहां की इंडस्ट्री है उसको $5,000 का नुकसान हो जाएगा, तो वहां पे प्राइसेस सस्ती हो जाएंगी, उनका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, ना होने के बराबर हो जाएगा, और शायद वो कॉम्पीट ना कर सकें और वो लोकल इंडस्ट्री बंद हो जाए। जब वहां की लोकल इंडस्ट्री बंद होगी तो वहां के लोग क्या हो जाएंगे जी, बेरोजगार हो जाएंगे। तो जब वहां के लोग बेरोजगार होंगे तो ये उस कंट्री के लिए अच्छी चीज नहीं होगी। तो बेहतर क्या है कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए कि बाहर से आने वाले लोगों को रोका जाए ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री चलती रहे। तो वहां पर फ्री ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो खराब हो जाता है। और ये किन कंट्रीज में होता है जहां पर तजारत पहले इतनी ज्यादा है, ठीक है जी, कि वो बाहर से ना भी आए कोई तो उनका कारोबार चल जाएगा। But if we talk about Pakistan, if we talk about Somalia, Afghanistan, Bangladesh, India, China, ये सारे कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनमें अभी तरक्की की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ये किसी दूसरे मुल्क को रोक नहीं सकते, क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारी ऐसी चीजें जो इनके मुल्क में बनती नहीं है, और अगर वो चीजें इनको चाहिए तो इनको लाजमी दूसरे मुल्क से खरीदनी होंगी, ठीक है जी, क्योंकि इनके मुल्क में तो बनती ही नहीं है, ठीक है। तो व्हाट दे नीड, इनको चाहिए कि भाई दूसरे कारोबार को रोका जाए और अपने कारोबार को बढ़ाया जाए। मतलब भाई ये सेल फोन मैं भी बेच रहा हूं और ये आप भी बेच रहे हैं, अब मैं क्या चाहूंगा कि मेरा बिक जाए, आपका ना बिके। भाई कस्टमर तो एक ही है। अब कस्टमर अगर आपका सेल फोन खरीद लेगा तो मेरा नहीं खरीदेगा, मेरा खरीद लेगा तो आपका नहीं खरीदेगा। अब हम क्या चाहेंगे? डेफिनेटली हम ये चाहेंगे कि भाई हमारा सेल फोन बिक जाए और आपका बिक जाए। तो यही है कि अमेरिका भी वो चीज बना रहा है, चाइना भी वो चीज बना रहा है। अमेरिका चाहेगा उसकी बिके, चाइना चाहेगा उसकी बिके। अब हर हर हमारा जो है ना, हमारा मुल्क जब होगा तो उसमें हमारी चलेगी, चाइना में चाइना की चलती है, अमेरिका में अमेरिका की चलती है। तो हम किस दूसरे मुल्क को कहाँ रोक सकते हैं? हम दूसरे मुल्क को अपने मुल्क में रोक सकते हैं कि भाई अमेरिका जो है ना, अब अमेरिका में पाकिस्तान आकर कारोबार नहीं कर सकता, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में आकर अमेरिका कारोबार नहीं कर सकता। तो हर कंट्री अपने मुल्क में तो रोक सकता है, लेकिन दूसरे के मुल्क में जाकर किसी को रोका नहीं जा सकता। खैर अब जरा सुनिए, इसको पढ़िए। इन द पास्ट द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड and they had let down embargoes on imports for the purpose of protecting their local industry। देखें वही बात जो मैंने आपको बताया कि आज भी हमारे मुल्क में हो रही है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा इसकी, कि दुनिया में क्या सिलसिला चला रहा है। दुनिया में सिलसिला चला ये आ रहा है कि दुनिया में दूसरे मुल्कों की चीजें खरीदने पर पाबंदियां लगाई जाती। क्यों? टू प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्री, ठीक है जी। तो इसको मैं जरा हाईलाइट भी कर दूं ताकि आपको नजर आ जाए। देखा आपने? What we want to protect the local industry, ठीक है जी। हम क्या चाहते हैं? हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हमारी लोकल इंडस्ट्री प्रोटेक्ट कैसे होगी? जब हम बाहर से चीजें आने पर पाबंदी लगा देंगे, दूसरे मुल्कों से वो चीजें नहीं आ सकती। जब दूसरे मुल्कों से वो चीजें नहीं आएंगी तो हमारा बंदा, हमारा क्लाइंट, हमारा कस्टमर मजबूर हो जाएगा हमसे खरीदने के लिए। तो फिर उसके पास क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं होगा तो फिर वो हमसे ही खरीदेगा। जब हमसे ही खरीदेगा तो हमारी लोकल इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाएगी, फ्लरिश हो जाएगी, फैल जाएगी, तरक्की करेगी, ठीक है। अच्छा, इसकी दो मिसालें देता हूं, एक इंडिया से। पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन भी करते हैं इसमें ना। तो कोका कोला और पेप्सी, यकीनन आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, जिसने नहीं सुना वो मुझे चैट में बता दे। कोका कोला और पेप्सी। तो पेप्सी और कोका कोला दोनों ने पाकिस्तान और इंडिया में 7 एंट्री देने की कोशिश करी। पाकिस्तान ने पेप्सी और कोक को वेलकम किया। आरसी कोला हमारा चलता था उस जमाने में, एक इसी तरह कोका कोला जैसा आरसी कोला उसका नाम था। तो जब पेप्सी और कोक ने हमारे मुल्क में कदम रख दिया तो आरसी कोला क्या हो गया जी? आरसी कोला बिल्कुल बंद हो गया, खत्म। अब ये हालत हो गई कि बहुत सारे बच्चों ने उसका नाम तक नहीं सुना, ठीक है। अच्छा, इंडिया ने पेप्सी और कोक को घुसने नहीं दिया। देखें, पेप्सी और कोक आए, हमारी लोकल ब्रांड आरसी कोला बंद। इंडिया में क्या किया? इंडिया में उन्होंने एंट्री नहीं दी। उन्होंने नहीं, कोई पेप्सी नहीं, कोई कोक नहीं। उनका एक ब्रांड था, आपने नाम जरूर सुना होगा, जिन्होंने नाम सुना है जरूर मुझे चैट में बताएं। यस सर, हमने सुना है कि थम्स अप। थम्स अप के नाम से उन्होंने एक लोकल ब्रांड बनाया। अब क्योंकि पेप्सी और कोक
को मार्केट में इंडिया में कदम ही नहीं रखने दिया गया। जब पेप्सी और कोक को मार्केट में कदम नहीं रखने दिया तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर थम्स अप पिया। अब थम्स अप करते करते थम्स अप लोकल ब्रांड, इंडिया का लोकल ब्रांड इतना मशहूर हो गया कि उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि हम दूसरे मुल्कों में अपना फ्रेंचाइज दें। ठीक है जी। जबकि पाकिस्तान का एक कोई सॉफ्ट ड्रिंक ऐसा नहीं है जो दुनिया में कोई अपना मुकाम रखता हो। उसकी वजह क्या है भाई? जिसकी घर में कोई इज्जत नहीं हो, दुनिया वाले उसकी इज्जत करेंगे? जिसकी घर में कोई इज्जत नहीं है, दुनिया वाले कैसे उसकी इज्जत करेंगे? तो यही वजह है, पाकिस्तान के अंदर कोई सॉफ्ट ड्रिंक क्योंकि कामयाब नहीं हुई, पाकिस्तान में कोई सॉफ्ट ड्रिंक क्योंकि कामयाब नहीं हुई, इसलिए जब अपने घर वालों ने ही किसी सॉफ्ट ड्रिंक को नहीं पूछा पाकिस्तान में, ठीक है जी, तो दुनिया वाले उसको फिर कैसे पूछेंगे? ठीक है जी। आज कुछ तूफानी करते हैं। अच्छा, ये थम्स अप का डायलॉग था ना सलमान खान के ऐड वाला, यस यस, देखा ना? अब आप बताएं क्यों नहीं होती पाकिस्तान की? आप भी तो पाकिस्तान की है ना इंसिया, है क्या नहीं? तो भाई बात यह है कि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं, पाकिस्तान के लोग इतने अच्छे होते हैं, खवातीन हजरात, और पाकिस्तान के आम, मैंगोज, फ्रूट्स वगैरह, दे आर सो मेनी थिंग्स के जो अच्छी होती है, मजे की भी होती है, बड़ी ऐसी बात नहीं। खैर, तो आगे चलते हैं ना। अच्छा, एक तो ये ब्रांड हो, इसके अलावा देयर सो मेनी एग्जांपल्स। अब करंट एग्जांपल मैंने आई थिंक पिछली क्लास में गाड़ियों की भी आपको दी थी कि वो गाड़ियों पर हमने इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। और इसी तरह यहाँ पर जो है ना, एक हल्दीराम की निम्को वगैरह पूरी दुनिया में बिकती है, इंडिया की हल्दीराम की निम्को, ठीक है ना? यहाँ पाकिस्तान में भी आई थी, हमने उस पर पाबंदी लगा दी। तो दुनिया भर में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। एमडीएच मसालों को भी हमने जगह नहीं दी दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज के अंदर। इंडिया के एमडीएच मसाले बिकते हैं, एमडीएच असली मसाले, सच सच, एमडीएच एमडीएच, इस तरह करके एक ऐड आता था। अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है ना, चाचा की, ठीक है। ओके ओके। रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा हमारा बहुत फेमस है, इसमें तो ये है, ठीक है जी। ये हु इज एडमिन, ये एडमिन के नाम से कौन आ गया जी क्लास में? मैं रिमूव कर दूंगा, आप अपना नाम बता दीजिए, नहीं तो। एडमिन के नाम से अगर कोई एडमिन है तो फिर बता दे, अदरवाइज एडमिन सर सिविक वाली, क्या बदतमीजी है, देख रहे हैं अभी एडमिन के नाम से कोई है बदतमीज, और ये आई थिंक चला गया, खुद ही चला गया। खैर, आगे चलते हैं। In case they allowed the imports of some unavoidable things, they still charge very heavy duties. अगर हम किसी को ये अलाउ करते भी है ना कि भाई आ, आप कर लें, तो उसमें क्या होता है कि स्टिल उसमें जो है हम पाबंदी लगाते हैं। किस तरह? हैवी चार्ज करके, वी चार्ज वेरी हैवी अमाउंट ऑफ टैक्सेस। तो टैक्सेस के जरिए हम उन पर अपना कब्जा करते हैं और उन पर अपना कंट्रोल रखते हैं, ठीक है जी। इन ऑर्डर टू मेक देयर कॉस्ट मोर देन द लोकल इन आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, और हम उस पर इतना टैक्स लगा देते हैं कि जो लोकल इंडस्ट्री के अंदर उसकी वैल्यू, उससे वो महंगा हो जाए। जब लोकल ब्रांड से भी महंगा बिकेगा तो जाहिर है कि बहुत सारे लोग उसको नहीं खरीदेंगे, कि जब लोकल सस्ता मिल रहा है और इम्पोर्टेड महंगा, तो इम्पोर्टेड को बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग प्राइस सेंसिटिव होते हैं ना। प्राइस सेंसिटिव मतलब जहां मिलेगा सस्ता वहीं पर वो अपनी दुकान लगा लेंगे और वहीं से वो खरीदारी करेंगे जहां से उनको सस्ता मिलेगा। तो पाकिस्तानी आवाम जो है, उनको जहर अगर सस्ता मिला तो वो लेकर रख लेंगे, खा लेंगे मतलब, ठीक है। आप भी पाकिस्तानी, आप जानते हैं इस चीज को। इन ऑर्डर टू मेक देयर कॉस्ट imports, the other reason behind such policy were as under: to avoid lot of competition for the sale of local products, to avoid lot of competition for the sale of local products। अब भाई हम क्यों बैंड लगाते हैं इंपोर्ट्स पर? ताकि
हमें कंपटीशन का सामना ना करना पड़े। जब हम लोकल प्रोडक्ट्स को बेचने जाए मार्केट में तो हमें किसी भी किस्म के कंपटीशन का सामना ना करना पड़े। बी, टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, हम अपनी बैनुल अक़वामी करेंसी को बचाना चाहते हैं। तो अपनी बैनुल अक़वामी करेंसी को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? डेफिनेटली हमें इंपोर्ट्स को पाबंदी लगानी होगी। जब इंपोर्ट्स नहीं होंगी तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास ही रहेगा, उसमें कमी नहीं आएगी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद टू हैव फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए भी हमें ये करना पड़ता है। ठीक है जी, इंपोर्ट होता है फिर कम होता है। जब हैवी ड्यूटीज लग जाती हैं, अगर 2 अरब रुपए की इंपोर्ट होने की तो फिर 50 लाख की होगी, या चले 50 करोड़ की होगी, यानी कि 100% है वो 25% पर इंपोर्ट्स आ जाती हैं, यानी काफी हद तक इंपोर्ट्स कम हो जाती हैं बेटा। अच्छा, टू हैव फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, टू सेट राइट अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, टू सेट राइट अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि अगर जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है अनफेवरेबल, उसे भी हम क्या कर सकते हैं? बेहतर कर सकते हैं। कैपिटलिज्म आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अब इसके अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है जी, कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम, क्या मतलब सर? मुझे समझ में नहीं आया आपका मतलब। सबा आप क्या कहना चाह रही हैं? Capitalism is an economic system in which all the enterprises are owned by private sector. कैपिटलिज्म एक ऐसा मुआशी निज़ाम होता है जिसके अंदर तकरीबन तमाम के तमाम इदारे प्राइवेट होते हैं। कैपिटलिज्म is an economic system in which all the enterprises are owned by private sector. ठीक है जी। अच्छा, क्यों भाई? ये एक सिस्टम है जो आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 1750 सन 1750 में ब्रिटेन हैज अडॉप्टेड कैपिटलिज्म। तो बरतानिया ने दुनिया पर कैपिटलिज्म नाफिज किया और इसको दूसरा नाम दिया उन्होंने फ्री इकोनॉमी। And later this economic system was adopted by other countries of Europe and the US and to form laissez-faire capitalism. दुनिया के अंदर जो भी तहजीब आई, जो भी मुआशी निज़ाम आया, जो भी करेंसी आई, बैंकिंग सिस्टम आया, बहुत कुछ दुनिया में जो आया है उसकी शुरुआत बरतानिया से ही हुई है। दुनिया की अजीम कौम में से एक कौम है इस हवाले से बरतानिया, कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो बहुत सारी दीगर कंट्रीज, बहुत सारे जो दीगर हैं वो लोग नहीं कर पाए। ठीक है जी। अच्छा, तो कैपिटलिज्म की जो शुरुआत हुई वो भी बरतानिया से ही हुई। सही है जी। और बरतानिया में जब ये कैपिटलिज्म नाफिज हो गया तो उसको लेज़ी-फेयर कैपिटलिज्म का नाम दिया गया बाद में यूएस के जरिए। इसका मतलब ये था कि जो मर्जी करो, कोई पूछने वाला नहीं, यानी कि तुम आज़ाद हो, किसी भी कीमत पर कोई भी सामान बेचो या ना बेचो, मर्जी। अब इस तरह का कानून आ गया, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, 100% एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, जरा सा भी गवर्नमेंट का इसमें कोई कंट्रोल नहीं रहा। ठीक है जी, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बिल्कुल जरा सा भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था। अब लोग जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, जानबूझकर महंगा बेच रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का इसके अंदर अब कोई किरदार बाकी नहीं रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे। ठीक है जी, गवर्नमेंट ने अपना क्या किया कि भाई मतलब हाथ खड़ा करना मतलब क्या होता है कि अब उसने अपनी पाबंदी से बरी जिम्मा हो जाना, कि भाई अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब आप जानो, आपका काम जाने, आवाम जाने और ये लोग जाने, ये लोग आपस में डील करेंगे, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होगा। गवर्नमेंट ने क्या कहा सिर्फ कि हमें तो टैक्स दे दो अपनी हुकूमत चलाने के लिए, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, तो between two world wars, this type of capitalism was followed in Europe and US freely without interference of governments, so that businessmen and industrialists took undue advantage of government's non-interference and started to exploit the common man, which resulted into great economic crisis and Great Depression, creating
unemployment and virtually collapsing the economic development in the said countries. बहुत ही तारीखी पैरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा लिखा हुआ है। फिर क्या हुआ बेसिकली कि भाई हो गया नाफिस कैपिटलिज्म, जिसमें ये कह दिया गया कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब आप ठेकेदार के, इन्वेस्टर के, जमींदार के, वडेरे के रहमो करम पर हैं आम आदमी। वो चाहेंगे खाने को देंगे, वो चाहेंगे खाने को नहीं देंगे। जिस चीज की जितनी मर्जी आएगी वो कीमत लेंगे। इसकी वजह से क्या हुआ कि अब आम आदमी पिसना शुरू हो गया और अमीर आदमी मजीद अमीर होना शुरू हो गए और आम आदमी पिसना शुरू हो गया। लेकिन इसकी वजह से दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आया। ग्रेट डिप्रेशन, ये लफ्ज ग्रेट डिप्रेशन गूगल पे सर्च कीजिएगा और ग्रेट डिप्रेशन के बारे में सुनिएगा। डिप्रेशन तो आजकल हर 8वीं क्लास में जो बच्चा आता है उसको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है हमारे मुल्क में, आपको पता ही ना। मतलब फर्स्ट ईयर तक आते आते सेकंड ईयर तक 2-3 बार तो दिल भी टूट चुका होता है। ठीक है जी, कॉल। ठीक है जी। अब ग्रेट डिप्रेशन जब आप सर्च करेंगे, लो लाइवा ने तो भाई सर्च करके यहाँ लिख भी दिया कि ग्रेट डिप्रेशन was severe worldwide economic depression that took place mostly during 1930s beginning in the United States. The timing of the Great Depression varied across in the world. In the most countries it started in 1929 and lasted until the late 1930s. ठीक है जी। तो हाँ जाहिर है मुझे अभी तक नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा इंतजार तो कर लिया करो। अच्छा जी, तो हम ये कह रहे थे कि भाई डिप्रेशन होता है, पर आप में से कुछ को नहीं हुआ, कुछ लोग झूठ भी बोल रहे होंगे, कभी ना कभी हुआ होगा वैसे। ठीक है ना। अभी आवाज आ रही है मेरी? ओके ओके। अच्छा, तो ये ग्रेट डिप्रेशन जो दुनिया में आया, ये क्या हुआ? इसमें महंगाई उरूज पर चली गई, खाने को रोटी नहीं मिल रही थी। सोना मिल रहा था, गोल्ड मौजूद था लोगों के पास, लेकिन रोटी नहीं थी। ये वो वक्त था 1930s का। ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, एक जंग अजीम शुरू हो गई, जिस जंग अजीम के अंदर जो जंग अजीम तकरीबन हजारों लाखों करते करते तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों को निगल गई। इसी जमाने का एक बहुत ही अजीम बंदा, जो बहुत ही जालिम और जाबिर बंदा दुनिया में वजूद में आया, और अब तक का सबसे ज्यादा कत्ल करने वाला बंदा उसको कहते हैं, जिसका नाम हिटलर है। तो अडोल्फ हिटलर जो था वो यहूदियों के पीछे लग गया था इस जमाने में, और उसने तकरीबन सारे ही यहूदी मार दिए। सिर्फ 6-7% पूरी दुनिया में यहूदी छोड़े और इतने यहूदी मार दिए। उसके बारे में कहा जाता है कि उसने एक जगह बनाई थी जिसके अंदर वो 6,000, 10,000, 20,000 यहूदियों को रोजाना लाता था, जहरीली गैस छोड़ता था बंद करके, और फिर वो उनको खोलता था, सारी लाशें होती थी, उनको दबा देता था। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, देखें मैं आपकी चैट डिसेबल कर दी मैंने, क्योंकि आप लोग समझ गए ना आप। अच्छा, अब गेट एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। फिर क्या हुआ, एक नया किस्म का एग्रीमेंट आया जिसको गेट एग्रीमेंट कहते हैं। गेट एग्रीमेंट क्या था? जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड वाज सेट अप बाय यूनाइटेड नेशंस in 1947 to regulate the world trade, asking UN members to reduce tariff। फिर हर किसी ने इतना टैक्स बढ़ा दिया कि अब इंटरनेशनल ट्रेड हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर कंट्री ने बहुत ज्यादा अपनी ट्रेड बढ़ा दी थी। तो उसके सॉल्यूशंस की तरफ फिर हम गए। तो उसका सॉल्यूशन हमने क्या निकाला? उसका सॉल्यूशन हमने ये निकाला कि अच्छा, तो जनरल एग्रीमेंट हुआ, उसमें क्या हुआ 1947 में कि भाई अब टैक्स सब कम करेंगे और सब एक साथ कम करेंगे। अब उसमें क्या हुआ, जैसे होता है ना बहन भाइयों में लड़ाई हो जाती है, भाई पहले ये करेगा, पहले ये काम करेगा तो मैं करूंगा, ये नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा। तो इस तरह से भी हुआ उसके अंदर कि भाई आपस में उन्होंने जो है वो सिस्टम बना लिया कि नहीं हम ये काम करेंगे या ये काम नहीं करेंगे। तो यूनाइटेड नेशन ने सबको एक साथ लिस्ट बना के सबको कहा कि आप टैक्स कम करें, और लोगों ने किया भी, क्योंकि जब हर किसी ने अपने टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ा लिए, तो जब सबने टैक्सेस बढ़ा लिए तो जो है ना तकरीबन जो है वो खराब हो गया पूरा निजाम टैक्सेस का। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या बता रहा है आगे कि
इट गेव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जब ये एग्रीमेंट हुआ लोगों के दरमियान तो एक नया इदारा वजूद में आया जिसका नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO है। तो अभी तक जो सारी बातें थी उसका नतीजा ये निकला कि 1995 के अंदर 1 जनवरी से एक इदारा जिसने ऑपरेट करना शुरू किया दुनिया के अंदर, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था। और ये बड़ा ही बेहतरीन इदारा है फॉर द जॉब। अगर आप लोग चाहें नौकरी करने के लिए तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर द जॉब। इसकी पूरी दुनिया के अंदर ब्रांचेस होती हैं, दुनिया के हर मुल्क में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इसके अंदर जॉब करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन एस्टैब्लिश कवरिंग द फॉलोइंग 3 एरियाज फ्रॉम द 1 जनवरी 1995। नंबर 1, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट। नंबर 2, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज एंड number 3, TRIPS, trade related aspects of intellectual property rights। ठीक है जी। प्रॉपर्टी के पास अगर राइट्स है तो ये आर होना चाहिए ना, इसमें ये मतलब ऐसे लिखा हुआ है ट्रिप्स। असल में वो एक जुमला बनाने के लिए इसमें जो है वो आखिरी में ये लगाया था। ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज मेड इट कंपल्सरी टू all members of United Nations to open their trade borders for other countries since 2005 from January, for which 160 countries including 10 minute 160 countries including Pakistan have signed an agreement, and they very feature and look out capitalism have changed under which custom duties are abolished or minimized up to 50%, and gadgets of information technology have been exempted duty। ठीक है जी। अच्छा, ये दौर जो था ना ये 90s का, ये था कंप्यूटर की इमर्जिंग का दौर। ठीक है जी। मोबाइल का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन कंप्यूटर बहुत तेज है। नए से नया पेंटियम 1, 2, 3, 7, 8, 6 कोट्रो ड्यू, फिर आई सीरीज आने लगी, और आज एक लेटेस्ट कंप्यूटर जो है इस वक्त मौजूद है। तो इसने बड़ी तरक्की की। तो इसमें क्योंकि आईटी को फैलना था तो आईटी पर जो है वो टैक्स फ्री हो गया था उस जमाने में, आईटी के बस भाई आईटी पे। तो फिर मोबाइल आया, मोबाइल टैक्स फ्री था शुरू में, और आज मोबाइलों के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स दिया जा रहा है। और आज भी सबसे ज्यादा ट्रेड अगर किसी चीज की हो रही है तो वो मोबाइल की हो रही है। ठीक है जी। अब एडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड की हम जानिब बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहीं पर रोकेंगे। इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग मैंने रोक दी है।